everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all must be doing well. इससे पहले वाली क्लास में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ बहुत ही मेजर टॉपिक्स रिवाइज किए थे PYQs की हेल्प से। 40 to 45 मिनट की वो क्लास है। अगर आप लोगों ने वो क्लास मिस कर दी है तो वो क्लास आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल क्लास है, तो उस क्लास को आप लोग ज़रूर देख लेना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स दोनों जगह आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी लिंक। साथ ही सारी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप लोग अच्छे से अपने सारे टॉपिक्स रिवाइज कर पाओ। आज की इस क्लास में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चंस आपके ईयर 2022 एंड 2023 एग्जाम से लिए गए हैं और PYQs की हेल्प से हम लॉजिकल रीजनिंग के जो मेजर टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको कवर करने वाले हैं। लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग के बीच डिफरेंस क्या होता है, कैसे आप एनालाइज करोगे कि अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है तो वो इंडक्टिव से रिलेटेड है या डिडक्टिव से रिलेटेड है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को रिवाइज करेंगे, मूड एंड फिगर का कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिसमें हम कन्वर्जन, ऑबवर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसको रिवाइज करेंगे। बिकॉज 2023 एग्जाम में आपका चाहे सब्जेक्ट कोई भी है, एक क्वेश्चन लॉजिकल इक्विवेलेंट से हर शिफ्ट में पूछा ही गया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। उसके साथ ही इंडियन लॉजिक में जो एक्सेप्टेड प्रमाण का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं उन्होंने किस किस प्रमाण को वैलिड प्रमाण माना, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो आप लोगों को शुरू से एंड तक पूरी क्लास को अच्छे से देखना है। इसके साथ ही आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस की फ्री PDF एंड अपडेट्स आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मैं शेयर करती रहती हूँ। एंड इस चैनल पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम हर एक कॉन्सेप्ट को बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रीजनिंग इज द कंक्लूजन लाइकली बट नॉट गारंटेड बेस्ड ऑन द प्रीमाइसेस। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है, 4 टाइप्स की रीजनिंग आपको दी गई है ऑप्शन में। फर्स्ट इज सिलोजिस्टिक, एनालॉजिकल, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। आपको ये बताना है कि इन चारों टाइप की रीजनिंग में वो कौन सी रीजनिंग होगी जिसमें आप कंक्लूजन दे तो सकते हो, कंक्लूजन की संभावना तो होती है, प्रीमाइसेस के बेस पर आप कंक्लूजन तो ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उस कंक्लूजन की गारंटी नहीं होगी कि वो सही होगा या नहीं, ट्रू होगा या नहीं होगा, इस चीज़ की आप गारंटी नहीं दे सकते। तो वो आपकी सिलोजिस्टिक रीजनिंग होगी, एनालॉजिकल होगी, डिडक्टिव होगी या इंडक्टिव होगी। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में हम ये पढ़ते हैं कि कंक्लूजन ट्रू होगा या नहीं, ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसकी बात हम करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग में एंड डिडक्टिव रीजनिंग में। तो ये ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। अब डिडक्टिव और इंडक्टिव में से कौन सा आंसर होगा, तो हमने इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में क्या समझा था कि जो डिडक्टिव होता है, डिडक्टिव रीजनिंग में हमेशा कंक्लूजन ट्रू होता है, ऑलवेज ट्रू, लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग में कंक्लूजन ट्रू होगा या नहीं होगा इस चीज़ की गारंटी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंडक्टिव रीजनिंग। अब इसको डिटेल में हम समझ लेते हैं तीनों टाइप की रीजनिंग को। फर्स्ट इज डिडक्टिव, सेकंड इंडक्टिव एंड थर्ड वन इज एब्डक्टिव रीजनिंग। इनमें क्या डिफरेंस होता है? आर्ग्यूमेंट हमने समझा था, आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर में हमने समझा था कि 2 प्रीमाइसेस होते हैं और एक होता है कंक्लूजन। अब ये जो कंक्लूजन है, अगर इन प्रीमाइस को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है तो उसको हम वैलिड आर्ग्यूमेंट मानते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट या तो वैलिड हो सकता है या इनवैलिड हो सकता है। डिडक्टिव का क्या मतलब होता है? अब डिडक्टिव का मतलब होता है जब आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चलते हो। देखो यहाँ पर जो ये प्रीमाइस 1 है, जनरल से स्टार्ट हुई है, ऑल मैन की बात की जा रही है, ऑल मैन आर मॉर्टल, पूरी जाति, पूरी प्रजाति या सभी को अगर शामिल किया जा रहा है, यानी वो जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, कोई रूल हो सकता है, कोई थ्योरी हो सकती है, कोई प्रिंसिपल हो सकता है जो कि जनरली सब पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर भी ऑल मैन की बात की जा रही है, यानी कि जनरल से स्टार्ट किया जा रहा है। और उसके बाद देखो सेकंड प्रीमाइस में क्या है? समीर। समीर क्या है? एक स्पेसिफिक पर्सन है। और डिडक्टिव में हम यही देखते हैं कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम चलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग में। तो यहाँ पर देखो आर्ग्यूमेंट में ऑल मैन से स्टार्ट किया, यानी कि जनरल से स्टार्ट किया, और स्पेसिफिक पर हम आ गए, समीर इज ए मैन। फर्स्ट था ऑल मैन आर मॉर्टल। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, जो सेकेंड प्रीमाइस है वो है समीर इज ए मैन, समीर एक आदमी है। उसके बेस पर, इन दोनों प्रीमाइस के बेस पर हमने क्या कंक्लूड किया कि समीर इज मॉर्टल। तो जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है उसमें जो है वो ऑलवेज ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू होगा आपका कंक्लूजन, और इसीलिए हम डिडक्टिव को क्या कहते हैं, या तो वैलिड या इनवैलिड। अब इंडक्टिव जो होता है
उसमें क्या होता है, उसमें हम स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं। जैसे कि हमारा प्रीमाइस 1 है, समीर इज़ ए मैन, स्पेसिफिक पर्सन है समीर, स्पेसिफिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड प्रीमाइस है समीर इज़ मोर्टल, समीर मोर्टल है, समीर एक आदमी है, समीर मोर्टल है, इसीलिए ऑल मैन आर मोर्टल। तो क्या आप स्पेसिफिक पर्सन से कोई बात शुरू करोगे, क्या वो सब पर अप्लाई कर सकते हो? ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते कि ये बात ट्रू ही होगी। जैसे आपने कहा कि समीर ईमानदार है, समीर एक आदमी है, इसलिए सभी आदमी ईमानदार हैं। ऐसा आप कंक्लूड नहीं कर सकते। एक स्पेसिफिक पर्सन के बेस पर आप जनरली सब पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, रिसर्च में भी हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सैंपल लेते हैं, तब हम कोई रिसर्च अपना रिजल्ट निकालते हैं और उसके बाद सभी लोगों पर उसको अप्लाई करते हैं। उसमें भी ज़्यादा लोग लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन के बेस पर आप सभी पर अप्लाई कर रहे हो, तो ये ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए हमारा उस ऑप्शन में सही आंसर था इंडक्टिव रीजनिंग। अब एबडक्टिव रीजनिंग का क्या मतलब होता है? एबडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेस पर आप एक बेस्ट प्रेडिक्शन दे देते हो, यानी कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के बेस पर आप कुछ प्रिडिक्ट कर देते हो, कोई कंक्लूजन दे देते हो, वो होता है आपका एबडक्टिव रीजनिंग। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल मैन आर मॉर्टल, समीर भी मॉर्टल है, सारे ही मैन मॉर्टल हैं, समीर भी मॉर्टल है और इसीलिए समीर एक आदमी है। समीर की जगह कोई और नाम भी हो सकता था, तो इसको भी हम गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते कि कंक्लूजन ट्रू होगा, बिकॉज आपने अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेस पर कंक्लूजन दिया है, कोई गारंटी नहीं है। तो इंडक्टिव और एबडक्टिव ये दोनों ट्रू हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन जो डिडक्टिव होता है वो ऑलवेज ट्रू होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखना, बिकॉज हमें मेन क्या है, हमारा जो मेन पर्पस है वो है कॉन्सेप्ट को समझना कि इंडक्टिव और डिडक्टिव में कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करना है, बल्कि उसके कॉन्सेप्ट को भी समझना है। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे भी मॉडिफाई करके दिया जाए या फिर इंडक्टिव एंड डिडक्टिव से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको हैंडल कर लोगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्वेश्चन तो रिपीट वैसे भी कम ही होते हैं, तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन एनटीए देता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको कर लोगे। तो इंडक्टिव में आप सभी को पता है कि हम स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं, डिडक्टिव में हम जनरल रूल से और स्पेसिफिक की तरफ चलते हैं, एबडक्टिव में हम क्या करते हैं, कोई भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर हम बेस्ट प्रेडिक्शन दे देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इन चारों स्टेटमेंट में से इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि आपसे क्वेश्चन में नॉट तो नहीं पूछा गया है, ट्रू पूछा गया है या फॉल्स पूछा गया है। क्वेश्चन को ठीक से रीड करना, बिकॉज कई बार हम नॉट भूल जाते हैं या ये भूल जाते हैं कि ट्रू पूछा गया है या फॉल्स पूछा गया है, तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखना। अब यहाँ पर वन बाय वन हम सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। दे प्रोवाइड एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, किस चीज़ की बात हो रही है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है। और अभी हमने पीछे समझा कि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी की, यानी कि पूर्ण निश्चितता के साथ जब हम कंक्लूजन देते हैं तो वो होता है हमारा डिडक्टिव रीजनिंग, ना कि इंडक्टिव रीजनिंग। फर्स्ट ऑप्शन कट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, दे आर बेस्ड ऑन अप्लाइंग अ जनरल रूल टू अ स्पेसिफिक केस। क्या इंडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चलते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ हम मूव करते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में। थर्ड वन देखते हैं, कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स कैन बी रॉन्ग इवन इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए कि कंक्लूजन जो ड्रॉ किया जा रहा है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में वो रॉन्ग भी हो सकता है अगर उसकी प्रीमाइसेस ट्रू भी हैं तब भी। तो देखो, इसी चीज़ की बात हमने लास्ट में समझी थी, लास्ट क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में, कि अगर प्रीमाइसेस ट्रू भी हैं तो कंक्लूजन रॉन्ग भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है, बिकॉज उसकी गारंटी नहीं है। मे बी ट्रू, हमने क्या पढ़ा था अभी, मे बी ट्रू। कंक्लूजन ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जिसको मैंने अभी आपको समझाया। तो कंक्लूजन की गारंटी नहीं होती, तो कंक्लूजन रॉन्ग भी हो सकता है इवन इफ प्रीमाइसेस आर ट्रू। ये हो जाएगा आपका सही, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था ट्रू। बिकॉज देखो, फोर्थ वाला ऑप्शन पढ़ो, दे आर ऑलवेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। जो कंक्लूजन है, क्या आप ऑब्जर्वेबल फिनोमिना के बेस पर लगाते हो या फिर जो आपकी प्रीमाइसेस है उसके बेस पर देते हो? प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2, इन दोनों प्रीमाइसेस के बेस पर ही तो आप कंक्लूजन देते हो। ठीक है, तो हम ऑब्जर्वेबल फिनोमिना के बेस पर कंक्लूजन नहीं देते हैं, बल्कि प्रीमाइसेस के बेस पर देते हैं। और अगर प्रीमाइसेस ट्रू हैं लेकिन कंक्लूजन की गारंटी नहीं है, क्योंकि वो रॉन्ग भी हो सकता है, तो वो हम किस में बात करते हैं, अपने इंडक्टिव रीजनिंग में या फिर इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में। इसीलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑल बर्ड्स आर एग्स, क्रोज आर बर्ड्स, क्रोज ले एग्स। ये आपको दिए गए हैं 3 स्टेटमेंट। अब उसके बाद आपको ये बताना है व्हाट इज द टाइप ऑफ रीजनिंग इन द अबव स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, ठीक है, एक आर्गुमेंट है ये। अब इसमें आपको बताना है कि ये इंडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग है, डिडक्टिव टाइप ऑफ रीजनिंग है, या फिर दोनों टाइप की रीजनिंग आप इसको कह सकते हो। तो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जब भी जनरल से बात स्टार्ट होगी, यानी जो चीज़ सब पर अप्लाई होती है, जैसे कि सारे पक्षी उड़ते हैं, सारे कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर जनरल की बात, एक जनरल बात होगी और उससे आप स्पेसिफिक पर आ रहे हो, वहाँ आपका हमेशा होता है डिडक्टिव। अब यहाँ देखो कि यहाँ ऑल से स्टार्ट हो रही है बात, यानी कि एक जनरल बात है ये, ऑल बर्ड्स ले एग्स, सभी पक्षी अंडे देते हैं, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, सभी पक्षियों पर लागू होता है। और जनरल से फिर स्पेसिफिक पर आप आ रहे हो, क्रोज, ठीक है, क्रोज आर बर्ड्स, इसीलिए क्रो जो हैं वो क्या देते हैं, कौवे भी अंडे देते हैं। तो आपने सारे बर्ड सभी पक्षी से स्टार्ट किया और उसके बाद स्पेसिफिक किस पर आ रहे हो, आप क्रोज पर आ रहे हो, और जनरल से स्पेसिफिक पर आप जब भी आओगे आपका आंसर हो जाएगा डिडक्टिव रीजनिंग। इसीलिए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है या फिर एक पैराग्राफ फॉर्म में दिया जाता है, आपको सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देना है कि क्या सभी पर वो चीज़ लागू हो रही है, क्या जनरल से स्टार्ट हो रही है बात, जैसे कि ऑल आ रहा है, या फिर सारी ही पूरी प्रजाति की बात की जा रही है। अगर ऐसा है तो आपका आंसर हो जाएगा डिडक्टिव। अगर स्पेसिफिक से स्टार्ट हो रही है तो आपका आंसर हो जाएगा इंडक्टिव। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, ए वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट ऑल्सो हैज़ ऑल ट्रू प्रीमाइसेस इज कॉल्ड ए साउंड आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर ये कहा गया है एक वैलिड डिडक्टिव जो आर्ग्यूमेंट होता है दैट ऑल्सो हैज़ ऑल ट्रू प्रीमाइसेस, उसकी प्रीमाइसेस जो होती हैं वो ट्रू होती हैं, तो उसको हम साउंड आर्ग्यूमेंट कहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है ए स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट हैज़ ऑल ट्रू प्रीमाइसेस इज कॉल्ड एन कोजेंट आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, स्ट्रॉन्ग है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, जिसकी सारी प्रीमाइसेस ट्रू हैं, क्या उसको हम कोजेंट आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो देखो हमने स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट पे इन दोनों चीज़ों की बात की थी कि जो वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें प्रीमाइसेस ट्रू होती हैं उसको आप कहते हो साउंड, और इंडक्टिव के केस में हम उसको साउंड ना कहकर उसको क्या कहते हैं, कोजेंट आर्ग्यूमेंट। इसलिए आपके ये जो दोनों ऑप्शन हैं यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हमने बात की थी, या तो वैलिड हो सकता है या इनवैलिड हो सकता है। हमेशा याद रखना इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट वैलिड इनवैलिड नहीं होगा, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट वैलिड या इनवैलिड हो सकता है। और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट वैलिड या इनवैलिड कब होगा, वैलिड तब होगा जब प्रीमाइस 1 ट्रू होगी, प्रीमाइस 2 भी ट्रू होगी और उसके बाद कंक्लूजन जो है वो भी ट्रू है, तो इसका मतलब है कि आर्ग्यूमेंट आपका क्या है, वैलिड। और जो वैलिड आर्ग्यूमेंट होता है उसको हम कहते हैं साउंड या फिर अनसाउंड। अब साउंड या अनसाउंड क्यों कहते हैं, देखो वैलिडिटी तो शो कर दी इस चीज़ ने कि अगर कंक्लूजन पूरी तरीके से प्रीमाइस को फॉलो कर रहा है, प्रीमाइस ट्रू है कंक्लूजन भी ट्रू है यानी वैलिड है आर्ग्यूमेंट, प्रीमाइस फॉल्स है कंक्लूजन भी फॉल्स है यानी कि वैलिड है। कंक्लूजन पूरी तरीके से प्रीमाइस पर डिपेंड करेगा। देखो प्रीमाइस ट्रू तो कंक्लूजन भी ट्रू, तो ये क्या हो गया, वैलिड आर्ग्यूमेंट। प्रीमाइस फॉल्स तो कंक्लूजन भी फॉल्स, ये भी क्या हो गया, ये भी वैलिड आर्ग्यूमेंट। वैलिड आर्ग्यूमेंट वो होगा जिसमें कंक्लूजन पूरी तरीके से प्रीमाइसेस को फॉलो करेगा, ठीक है। अब जो वैलिडिटी होती है आर्ग्यूमेंट की वो भी 2 टाइप की होती है, एक होती है साउंड, एक होती है अनसाउंड। साउंड का मतलब है कि जब प्रीमाइसेस एक्चुअली में अगर ट्रू हो सकती हैं, जैसे कि ऑल मैन आर मॉर्टल, ये बात हकीकत में भी ट्रू हो सकती है, सारे मैन मॉर्टल हो सकते हैं। तो अगर प्रीमाइसेस सही में ट्रू हो सकती हैं, हकीकत में, सच्चाई में, वास्तविकता में ट्रू हो सकती हैं, तो वो आपका कहलाता है साउंड। अनसाउंड किसको कहते हैं कि ऐसी प्रीमाइसेस जो कि रियलिटी में ट्रू नहीं हो सकती, जैसे कि अगर हम ऐसे कह देते हैं ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो क्या ऐसा हो सकता है, लिखने के लिए हम लिख देते हैं, आर्ग्यूमेंट को शो करने के लिए हम लिख देते हैं, क्वेश्चन में भी आप लोगों से कहा जा सकता है, लेकिन रियलिटी में ये सही नहीं हो सकता कि आप डॉग्स को कैट्स कह दो कि ऑल डॉग्स आर कैट्स, लेकिन रीजनिंग में हम इस तरह के स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा प्रीमाइस जो कि रियलिटी में ट्रू नहीं हो सकता उसको हम कहेंगे साउंड। वैलिड तो होगा लेकिन साउंड कब होगा, जब रियलिटी में ट्रू है, अनसाउंड कब होगा, जब रियलिटी में वो ट्रू नहीं हो सकता, और जो इनवैलिड होता है उसको हम कहते हैं अनसाउंड। ये तो हुआ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। अब देख लेते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट।
डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को जैसे हम कह रहे थे वैलिड और इनवैलिड, ऐसे ही इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट को हम कहते हैं या तो स्ट्रॉन्ग या वीक। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट या तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है या वीक हो सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जिस तरीके से हमने वैलिड में हमने पढ़ा था कि साउंड हो सकता है या अनसाउंड हो सकता है, उसी तरीके से जो हमारा इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है वो या तो स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग में भी दो होंगे, कोजेंट या अनकोजेंट। जैसे कि लास्ट में हमने क्या देखा था कि जो साउंड होगा वो रियलिटी में ट्रू हो सकता है और जो अनसाउंड होगा वो रियलिटी में ट्रू नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो कोजेंट होता है उसका भी यही मतलब होता है, सिर्फ नाम चेंज है यहाँ पर, कि कोजेंट वो होगा जो रियलिटी में ट्रू हो सकता है और अनकोजेंट वो होगा जो रियलिटी में ट्रू नहीं हो सकता। सिर्फ नाम का फर्क है, बात वही है, मतलब वही है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, डिडक्टिव में होगा आपका वैलिड या इनवैलिड, इंडक्टिव में होगा आपका स्ट्रॉन्ग या वीक। वहाँ पर आप क्या यूज़ कर रहे थे, वहाँ पर आप यूज़ कर रहे थे साउंड एंड अनसाउंड, और यहाँ पर आप क्या यूज़ कर रहे हो, कोजेंट एंड अनकोजेंट। बस इतना आपको याद रखना है, मतलब वही है सारी बातों का, ओके। और जो वीक होगा उसको हम क्या कहेंगे, अनकोजेंट। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड। अब आपको ये बताना है कि ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं चारों, इनमें जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है वो कौन सा आर्ग्यूमेंट में इनवैलिड होगा। तो मैंने आपको बताया कि कंक्लूजन पूरी तरीके से अगर प्रीमाइसेस को फॉलो कर रहा है तो वो होता है आपका वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट इनवैलिड होगा। फर्स्ट देखते हैं, व्हेन इट्स प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन ऑल आर फॉल्स। अगर प्रीमाइसेस भी फॉल्स हैं, कंक्लूजन भी फॉल्स है, तो क्या इसको आप इनवैलिड कहोगे? जी नहीं, हमने अभी समझा अगर कंक्लूजन पूरी तरीके से प्रीमाइसेस को फॉलो कर रहा है तो वो होगा वैलिड, तो ये तो कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है इनवैलिड। सेकंड देखते हैं, व्हेन इट्स प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन ऑल आर ट्रू। अगर प्रीमाइसेस भी ट्रू हैं, कंक्लूजन भी ट्रू है, तो यानी कि कंक्लूजन पूरी तरीके से प्रीमाइस को फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वैलिड। और यहाँ पर पूछा गया है इनवैलिड, तो ये भी कट हो जाएगा। व्हेन इट्स प्रीमाइसेस आर ट्रू बट कंक्लूजन इज फॉल्स। प्रीमाइसेस तो ट्रू है लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है, क्या ये सही होगा? हो भी सकता है। फोर्थ वाला ऑप्शन देख लेते हैं, व्हेन इट्स प्रीमाइसेस आर फॉल्स एंड कंक्लूजन इज ट्रू। अगर प्रीमाइसेस फॉल्स हैं तो उसके बेस पर कंक्लूजन तो आप ड्रॉ कर ही नहीं सकते, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। आपका आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज यही है जो आपको वैलिड आर्ग्यूमेंट के उल्टा बता रहा है, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा है। जैसे कि देखो, प्रीमाइसेस ट्रू हैं, ट्रू प्रीमाइसेस के बेस पर आप कंक्लूजन गलत दे रहे हो, यानी कि कंक्लूजन जो है प्रीमाइसेस को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा। प्रीमाइसेस ट्रू हैं लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है, यानी कंक्लूजन ने प्रीमाइसेस को फॉलो नहीं किया, और जहाँ पर कंक्लूजन प्रीमाइसेस को फॉलो नहीं करेगा वो क्या होगा, आपका इनवैलिड, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन below are some characteristics of reasoning. Select the code that states a characteristic which is not of deductive reasoning. देखो, डिडक्टिव और इंडक्टिव से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डिडक्टिव और इंडक्टिव के बारे में, बिकॉज आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है नॉट, कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है डिडक्टिव रीजनिंग की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसका आंसर क्या होगा, दी कंक्लूजन मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। क्या ये होगा कि जो आप कंक्लूजन देते हो वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के बेस पर देते हो कंक्लूजन? सोचिए क्या होगा इसका आंसर। दी कंक्लूजन शुड बी सपोर्टेड बाय द प्रीमाइसेस। क्या कंक्लूजन पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए प्रीमाइसेस का, यानी प्रीमाइसेस के बेस पर कंक्लूजन देना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, अभी हमने समझा था। दी कंक्लूजन मस्ट फॉलो फ्रॉम दी प्रीमाइसेस नेसेसरीली, यानी कि कंक्लूजन को बहुत नेसेसरीली यानी कि आवश्यक रूप से प्रीमाइसेस को फॉलो करना चाहिए, ये भी सही है। दी आर्ग्यूमेंट में बी वैलिड और इनवैलिड, ये भी बिल्कुल सही बात है, बिकॉज हमने अभी क्या समझा था कि आर्ग्यूमेंट या तो वैलिड हो सकता है या इनवैलिड हो सकता है। जो अभी लास्ट में हमने ये समझा था कि कंक्लूजन कभी भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस पर आप नहीं देते हो, बल्कि कंक्लूजन किस पर डिपेंड करता है, प्रीमाइसेस पर। पूरी तरीके से कंक्लूजन अगर प्रीमाइसेस पर बेस है, उस पर पूरा डिपेंड है, यानी कि उसको फॉलो कर रहा है, तो वही होता है आपका वैलिड आर्ग्यूमेंट। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका गलत, और यहाँ पर हमसे यही पूछा था कि कौन सा सही नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू ऑल्दो बोथ मे बी फॉल्स। अगर आप लोगों ने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अच्छे से समझा है, चाहे मेरी क्लासेस से समझा है या किसी और की क्लासेस से समझा है,
तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा। क्या पूछा गया है यहाँ पर? ये पूछा गया है कि दो स्टेटमेंट इस तरीके से आपस में रिलेटेड हैं कि दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू, वो दोनों साथ में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते, साथ में फॉल्स हो सकते हैं। तो इसके लिए हम अपना स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का जो डायग्राम है उसको ड्रॉ कर लेंगे। ए, ई, आई एंड ओ। हमें मालूम है अच्छे से कि ए और ओ का कनेक्शन होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, आई एंड ओ का कनेक्शन होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, एंड ए और ई इन दोनों का कनेक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रेरी। और जो आपस में कॉन्ट्रेरी होते हैं वो कभी भी साथ में ट्रू नहीं हो सकते, साथ में फॉल्स हो सकते हैं। तो ये दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, साथ में फॉल्स हो सकते हैं। ए मतलब ऑल, ई मतलब नो। ढूंढ लीजिए यहाँ पर कहाँ पर है, ऑल ये रहा, नो ये रहा। ए एंड बी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में। इसीलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी ओनली। ठीक है, अब देखो इसको भी हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के कॉन्सेप्ट को। ए, ई, आई एंड ओ। ए मतलब ऑल, ये तो याद ही रहेगा आपको। ई मतलब नो, हमने कैसे याद किया था? इनो, जैसे इनो तो आप सभी जानते हो, तो इनो से याद किया था, जो इनो का पैकेट आता है ना। आई को हमने कैसे याद किया था? सम आई, जैसे कि मछली पानी में सम आई, तो आई मतलब सम। और ओ क्या होगा? ओ होगा आपका सम नॉट। ये थे आपके स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। अब जो ए और ई हैं, यानी कि ऑल और नो का जो केस है वो होते हैं आपस में कॉन्ट्रेरी, और आई और ओ का जो केस है आपस में, यानी सम और सम नोट का केस होता है आपस में सब कॉन्ट्रेरी। और जो इस तरीके से आपस में क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि ए और ओ, इनको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। और ई यानी कि नो, और आई यानी कि सम, ये दोनों होते हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी। जो क्रॉस का जो साइन बन रहा है वो आपस में होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, परस्पर विरोधी। इसके साथ ही जो ए और आई का कनेक्शन होता है वो होता है सबएल्टर्न, और ई और ओ का जो कनेक्शन होता है वो होता है सबएल्टर्न। ये दोनों होते हैं आपस में सबएल्टर्न। अब इस डायग्राम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि जो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, जैसे कि ये और ये और ये, यानी कि ए और ओ और ई और आई, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं इस तरीके से। तो जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं वो ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, ए अगर ट्रू है तो ओ जो होगा वो फॉल्स होगा, ई अगर ट्रू है तो आई क्या होगा? फॉल्स। हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब जो कॉन्ट्रेरी है, यानी कॉन्ट्रेरी कौन है? ए और ई, इन दोनों का रिलेशन कैसा होगा? कैन नॉट ट्रू टुगेदर, ये दोनों कभी भी साथ में ट्रू नहीं हो सकते। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि दोनों साथ में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन साथ में फॉल्स हो सकते हैं। और ये जो होते हैं ये सब कॉन्ट्रेरी। थर्ड वन क्या है? सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी का कनेक्शन ऐसा होता है कि ये दोनों साथ में ट्रू तो हो सकते हैं बट फॉल्स नहीं हो सकते। एक तरीके से कॉन्ट्रेरी का उल्टा होता है सब कॉन्ट्रेरी। ये दोनों साथ में कभी ट्रू नहीं हो सकते, इसी तरीके से आई और ओ साथ में कभी भी फॉल्स नहीं हो सकते। ऐसा आप लोग याद रखना। सबएल्टर्न के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ट्रूथ डाउनवर्ड एंड फॉल्स अपवर्ड। अगर ए ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा, यानी कि ट्रूथ डाउनवर्ड। ठीक है, और फॉल्स अपवर्ड का क्या मतलब है कि अगर सम नॉट, यानी कि ओ वाला जो केस है वो फॉल्स है, तो ऊपर वाला जो केस है वो भी क्या होगा? फॉल्स। यानी कि ट्रूथ होगा डाउनवर्ड और फॉल्स होगा अपवर्ड। अगर नीचे वाला फॉल्स है तो ऊपर वाला फॉल्स, ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू। सबएल्टर्न का जो रिलेशन होता है वो होता है इस तरीके से। ये सारी चीज़ें हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में अच्छे से समझी थी, और इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग सही करोगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट नो प्लांट्स आर मर्डर्स। अब यहाँ देखो लॉजिकली इक्विवेलेंट, जो मैंने आपको बताया था कि ये 100% इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बिकॉज 2023 एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से पूछे गए थे हर शिफ्ट में। तो यहाँ पर कहा गया है नो प्लांट्स आर मर्डरर्स, ये पूछा गया है। अब इसका आपको लॉजिकली इक्विवेलेंट बताना है। लॉजिकली इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि जो इस बात का मतलब है कि कोई भी पौधा हत्यारा नहीं है, जो इस बात का मतलब है वो इन चारों में से कौन सी बात का मतलब होगा? कोई भी पौधा हत्यारा नहीं है, कोई हत्यारा पौधे नहीं हैं, सभी गैर हत्यारे गैर पौधे हैं, या कुछ गैर हत्यारे गैर पौधे हैं। इसके लिए आपको सीखना होता है कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन का कॉन्सेप्ट, ताकि आपका आंसर गलत ना हो। आप ऐसे ही अगर रीजनिंग लगाकर करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो लॉजिकली इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नो प्लांट्स आर मर्डर्स, तो एक तो केस होता है कि आप जो है
कन्वर्जन कर लेते हो। एक होता है ऑब्वर्जन, एक होता है कॉन्ट्रापोजिशन। कन्वर्जन में क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है नो प्लांट्स आर मर्डरर्स। कन्वर्जन में आप क्या करते हो, मर्डरर्स को आप इधर ले आते हो और जो प्लांट्स है उसको आप इधर ले आते हो, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहती हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है कि नो मर्डरर्स आर प्लांट्स, ऐसा है नो मर्डरर्स आर प्लांट्स, ये है ऑप्शन नंबर 2 में। यानी कि यहाँ पर सिर्फ कन्वर्जन हुआ है। ये लिख रहा था नो प्लांट्स आर मर्डरर्स, आपने क्या किया, मर्डरर्स को उठाकर शुरू में लिख दिया, प्लांट्स को उठाकर बाद में लिख दिया। प्लांट्स था हमारा सब्जेक्ट, मर्डरर था हमारा प्रेडिकेट। आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का इंटरचेंज कर दिया, और जब आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उन दोनों का इंटरचेंज कर देते हो तो वो होता है आपका कन्वर्जन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में आपका कन्वर्जन हुआ है, इसीलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नो मर्डरर्स आर प्लांट्स। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि कोई भी पौधा हत्यारा नहीं है, वो भी वही बात है, और अगर आप ये कह रहे हो नो मर्डरर्स आर प्लांट्स, वो भी वही बात है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। ओके, अब देखो कन्वर्जन, ऑब्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन, ये भी मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, लेकिन आपका रिवीजन ज़रूरी है एग्जाम के टाइम पर। अब देखो कन्वर्जन में क्या होता है, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, एक्सचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इन दोनों का एक्सचेंज करोगे आप। जैसे ये एक स्टेटमेंट है, ये प्रीमाइस है, नो मैन आर ऑनेस्ट। तो यहाँ पर जो मैन है वो है हमारा सब्जेक्ट, हम सभी जानते हैं। ऑनेस्ट है हमारा प्रेडिकेट, ये भी हम सभी जानते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है इसको आपको इंटरचेंज करना है, ऑनेस्ट को यहाँ ले आइए, मैन को यहाँ ले आइए, ये हो गया आपका कन्वर्जन। सिर्फ इतना करना होता है कन्वर्जन में। तो आप पहले ऑप्शन में ये देखिए कि कन्वर्जन तो नहीं हो रहा कहीं पे, अगर कन्वर्जन हो रहा है तो आपका सही आंसर वही हो जाएगा। ओके, बस इतना याद रखना है। लेकिन कन्वर्जन ए और ओ वाले केस में अप्लाई नहीं होता है, यानी कि ऑल और सम नोट वाले केस में आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात आपको कन्वर्जन से रिलेटेड याद रखनी है। अब देखते हैं कि ऑब्वर्जन के केस में क्या होता है। कन्वर्जन के केस में आपने सिर्फ और सिर्फ इंटरचेंज किया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, लेकिन ऑब्वर्जन में आपको 2 काम करने होंगे। सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वो ये कि अगर स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव दिया गया है, जैसे कि ये स्टेटमेंट है ऑल प्लांट्स आर ग्रीन, आपसे ये कहा जाता है कि इसका ऑब्वर्स बताइए। डायरेक्ट भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कोई स्टेटमेंट देने के बाद कि आप इसका ऑब्वर्स बताइए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या निगेटिव। अब ऑल प्लांट्स आर ग्रीन ये पॉजिटिव है, तो इसकी सबसे पहले आपको क्वालिटी चेंज करनी है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव कर दीजिए, और निगेटिव स्टेटमेंट है तो उसको पॉजिटिव कर दीजिए। अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ऑल, यूनिवर्सल पॉजिटिव है, तो इसको आप यूनिवर्सल निगेटिव में चेंज कर दीजिए नो। ऑल होता है हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव, हमने क्वालिटी चेंज करके इसका कर दिया नो। ओके, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट सेम रहेगा, आर का आर सेम रहेगा। जो प्रेडिकेट है आपका ग्रीन, उसको आप कॉन्ट्राडिक्ट कर दीजिए, ग्रीन से पहले नॉन लगा दीजिए। अगर यहाँ पर ऑनेस्ट होता तो आप क्या कर देते, नॉन ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट। ठीक है, आपको प्रेडिकेट को कॉन्ट्राडिक्ट कर देना है, यानी प्रेडिक्ट का उल्टा कर देना है, और बाकी जो क्वालिटी है उसको चेंज कर देना है। ऑल है तो नो कर देना है, अगर नो है तो ऑल कर देना है। सम वाला केस है तो उसको आपको चेंज करना होगा सम नॉट में, और अगर सम नॉट वाला केस है तो उसको आप सम वाले केस में चेंज कर दोगे। जैसे इस टेबल में आप सारे के सारे देख सकते हो। स्टेप 1 है कि कॉम्प्लीमेंट करना है प्रेडिकेट को, जैसा हमने यहाँ पर किया। स्टेप 2 है कि अपोजिट करना है क्वालिटी को, जैसा हमने ऑल को नो किया। और यहाँ पर ये ऑल, नो, सम और सम नॉट सारे के सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसको भी आप अच्छे से देख सकते हो। इस तरीके से आपको करना पड़ता है ऑब्वर्जन में, सिर्फ और सिर्फ इतना करना होता है। अब देखो ऑल प्लांट्स आर ग्रीन का अगर आपसे ऑब्वर्स पूछा जाता है तो इसका ऑब्वर्स क्या होगा, नो प्लांट्स आर नॉन ग्रीन। ऑल का नो कर दिया, ग्रीन का नॉन ग्रीन। सिर्फ 2 काम करने होते हैं ऑब्वर्जन में। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रापोजिशन क्या होता है। कॉन्ट्रापोजिशन में नाम से आपको याद रखना है कि कॉन्ट्राडिक्ट भी करना है और उसके साथ साथ पोजीशन भी चेंज करनी है। ग्रीन था नॉन ग्रीन, प्लांट्स था नॉन प्लांट्स। ठीक है, क्वालिटी चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। प्लांट्स हमारा सब्जेक्ट था, इसको हमने बना दिया यहाँ पर प्रेडिकेट। ग्रीन हमारा यहाँ पर प्रेडिकेट था, इसको हमने यहाँ पर बना दिया सब्जेक्ट। प्लांट्स का कर दिया नॉन प्लांट्स, ग्रीन का नॉन ग्रीन। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। ठीक है, उसके साथ साथ दोनों का इंटरचेंज कर दिया, यानी कॉन्ट्राडिक्ट भी करना है और पोजीशन भी चेंज करनी है। ये 2 काम करने होते हैं आपको कॉन्ट्रापोजिशन में। तो अब आपसे एग्जाम में कन्वर्जन पूछा जाए,
ऑब्वर्जन पूछा जाए या कॉन्ट्रापोजिशन पूछा जाए तो आपको तीनों अब अच्छे से समझ आ गए होंगे। और इसके अलावा अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि इस स्टेटमेंट का लॉजिकल इक्विवेलेंट बताइए, तो आपको ये तीनों कंडीशन आप लोग अप्लाई करके देख लीजिए, जो भी कंडीशन वहाँ पर फिट हो रही है वही आपका आंसर होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि तीनों की तीनों कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं, वहाँ पर आपके एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट सम प्लांट्स आर कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म। अब हम अच्छे से समझ चुके हैं कि हमें कैसा कन्वर्जन करना है, कैसा ओवर्जन करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है सम प्लांट्स आर कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म, तो हमें पता है कि जब हम ओवर्जन करते हैं तो हम क्वालिटी को चेंज कर देते हैं। यहाँ सम वाला केस है तो सम वाले केस को हम सम नॉट में चेंज कर देंगे। अब देखो सम नॉट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। अब देखते हैं कि क्या ये सही है। सम प्लांट्स आर कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म, क्वालिटी चेंज की, सम का सम नॉट कर दिया। दूसरा जो कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है इसको हमें कॉन्ट्राडिक्ट करना है। क्या यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म से पहले इन्होंने नॉन लगा दिया और यही तो हम करते हैं। तो देखो सम का इन्होंने कर दिया सम नॉट और जो प्रेडिकेट था उससे पहले क्या लगा दिया? नॉन, यानी उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो देखते ही कई बार आपका आंसर आ जाता है जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द फिगर ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ए प्रपोजिशन डिटरमाइन। किसी भी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में जो क्वांटिटी और क्वालिटी होती है किसी भी प्रपोजिशन की, वो क्या डिटरमाइन करती है? वैलिडिटी ऑफ सिलोजिज्म, मूड ऑफ द सिलोजिज्म, फिगर ऑफ द सिलोजिज्म या फिर फैलेसी ऑफ द सिलोजिज्म। तो देखो फैलेसी जिसको हम त्रुटि कहते हैं वो नहीं होगा, फिगर भी नहीं होगा, वैलिडिटी भी नहीं होगा, मूड इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा? बिकॉज मैंने इसको आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझाया था मूड एंड फिगर वाले टॉपिक में। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मूड ऑफ द सिलोजिज्म। अब ये होगा कैसे? तो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया था आपसे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी किसी भी प्रपोजिशन की क्या डिसाइड करती है? मूड। कैसे डिसाइड करती है? मूड हमारा क्या होता है? AEIO। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में भी हम इसको पढ़ते हैं AEIO। अब क्वालिटी और क्वांटिटी कैसे डिटरमाइन होगी मूड से? देखो ए क्या है हमारा? यूनिवर्सल, यानी कि ऑल, यूनिवर्सली बात हो रही है। नो क्या है? यूनिवर्सल, ये भी यूनिवर्सली बात हो रही है। तो इसकी जो क्वालिटी है वो क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, ऑल की। और जो सम है इसकी क्वालिटी क्या है? पॉजिटिव, यानी कि सम में कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, ऑल में कोई निगेटिव वर्ड नहीं है। तो जो क्वालिटी वो होती है, क्वालिटी होती है आपकी कि पॉजिटिव है या फिर निगेटिव। और जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी का मतलब होता है कि बात सभी की जा रही है या कुछ की जा रही है। जैसे ऑल क्या हो जाएगा हमारा? यूनिवर्सल, और सम क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर। तो ये हो जाएगी आपकी क्वांटिटी कि सभी को शामिल किया जा रहा है या कुछ को शामिल किया जा रहा है, सभी को इंक्लूड किया जा रहा है या फिर कुछ ही पर्सन्स को इंक्लूड किया जा रहा है। तो देखो ऑल जो है हमारा, ये हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव, तो यूनिवर्सल हुई इसकी क्वांटिटी और पॉजिटिव हुई इसकी क्वालिटी। जो नो है वो होता है हमारा यूनिवर्सल निगेटिव, तो यूनिवर्सल हुई इसकी क्या हुई? यूनिवर्सल हुई इसकी क्वांटिटी, और ये निगेटिव है, ये हुई इसकी क्वालिटी। सम क्या है हमारा? पॉजिटिव है, तो ये क्या हुआ? पर्टिकुलर पॉजिटिव, और सम नोट क्या हुआ हमारा? पर्टिकुलर निगेटिव। तो देखो ये हमारे चारों मूड होते हैं और इन चारों मूड में ही हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही चीज़ें डिटरमाइन हो जाती हैं। इसीलिए आपका मूड होता है क्या? क्या डिटरमाइन करता है मूड? क्वालिटी एंड क्वांटिटी। Which of the following prepositions is obverse of and logically equivalent to some men are honest? अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट आपसे पूछा गया है कि obverse क्या होगा some men are honest का। some men are honest के बारे में obverse पूछा गया है, तो ये तो सबसे ज़्यादा इजी हो गया। यहाँ पर आपसे लॉजिकली इक्विवेलेंट के साथ साथ obverse भी लिख दिया है, और obverse में हमें पता है क्या होता है? क्वालिटी चेंज करनी है और जो प्रेडिकेट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है। सम वाला केस है तो हम सम नॉट कर देंगे। कहाँ पर लिख रहा है सम नोट? एक यहाँ पर लिख रहा है और एक यहाँ पर लिख रहा है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ऑनेस्ट को कहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट किया गया है? ऑनेस्ट का क्या हो जाना चाहिए? या तो नॉन ऑनेस्ट या फिर डिसऑनेस्ट। तो देखो ये जो सेकंड वाला है इसी में हो रहा है आपका ऑनेस्ट का कॉन्ट्राडिक्ट, डिसऑनेस्ट। तो देखो सम का सम नोट कर दिया और साथ में प्रेडिकेट को क्या कर दिया इन्होंने? कॉन्ट्राडिक्ट। इसलिए आपका जो ऑब्वर्जन होगा सम मैन आर ऑनेस्ट का, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सम मैन आर नॉट dishonest. Okay, option number 2 will be the correct answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द फिगर ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन। कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन का जो फिगर है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म या फिर कॉप्यूला। तो इस चीज़ के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो फिगर है जो डिसाइड करता है वो करता है हमारा ऑप्शन नंबर 3 मिडिल टर्म। कैसे करता है इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका एक आर्ग्यूमेंट है। ये क्या है? आपका आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में दो प्रीमाइस होती हैं, एक कंक्लूजन होता है। ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। अब जो हमारा प्रीमाइस 1 है वो कह रहा है नो म्यूजिशियंस आर इटालियंस। प्रीमाइस 2 कह रहा है ऑल बार्बर्स आर म्यूजिशियन। कंक्लूजन कह रहा है इसीलिए नो बार्बर्स आर इटालियंस। कंक्लूजन में हम देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा मूड के बाद जो होता है ये बार्बर्स, और उसके बाद में सबसे लास्ट में जो होता है वो होता है हमारा प्रेडिकेट। ये है सब्जेक्ट, ये होता है प्रेडिकेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं माइनर टर्म और इसको प्रेडिकेट को हम कहते हैं मेजर टर्म। इतना आप लोग याद रखना। ये हो गया हमारा माइनर टर्म, ये हो गया हमारा मेजर टर्म। और जो कंक्लूजन में एब्सेंट होता है वो होता है हमारा मिडिल टर्म। कंक्लूजन में एब्सेंट क्या है? म्यूजिशियन। ठीक है, म्यूजिशियन हमेशा या मिडिल टर्म हमेशा कंक्लूजन में एब्सेंट होगा और दोनों प्रीमाइसेस में प्रेजेंट होगा। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पर जो म्यूजिशियन है वो हमारा क्या है? मिडिल टर्म, क्योंकि म्यूजिशियन हमारे कंक्लूजन में एब्सेंट है। अब मिडिल टर्म की जो पोजीशन होती है वो डिसाइड करती है हमारा मूड, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्या पूछा गया था कि जो मूड है वो कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन का फिगर कौन डिसाइड करता है? तो वो डिसाइड करता है हमारा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या था? हमारा म्यूजिशियन। यहाँ पर हमने देखा म्यूजिशियन। अब मिडिल टर्म की पोजीशन यहाँ पर कैसे है? ऐसे। अगर मिडिल टर्म की पोजीशन इस तरीके से होती है तो वो होता है हमारा फिगर 1। कैसे हमने किया था इसको हमने याद किया था कॉलर वाले एग्जाम्पल से, कि इस तरीके से आपका कॉलर होता है। अगर मिडिल टर्म की पोजीशन ऐसे है जैसा कि यहाँ पर है तो आपका होगा ये फिगर 1। अगर इस तरीके से है मिडिल टर्म की पोजीशन तो होगा फिगर 2। अगर इस तरीके से है तो होगा फिगर 3। और अगर इस तरह से है तो वो होगा आपका फिगर 4। यहाँ पर देखो मिडिल टर्म है हमारा म्यूजिशियन, इसकी जो पोजीशन है वो इस तरीके से है, यानी कि ये फर्स्ट वाला, इसलिए यहाँ पर आपका फिगर 1 होगा। तो जो फिगर डिसाइड किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? मिडिल टर्म के द्वारा। और मिडिल टर्म हमेशा कंक्लूजन में एब्सेंट होता है। अगर यहाँ पर अब फिगर 2 क्या होगा आपका? अगर फिगर 2 की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पर जैसे यहाँ इटालियन की जगह म्यूजिशियन होता और ये भी म्यूजिशियन, अगर ये इस तरीके से होता तो आपका सही आंसर क्या होता? ये वाला 2। ठीक है, और अगर यहाँ पर होता ये यहाँ पर म्यूजिशियन, यहाँ भी म्यूजिशियन, यहाँ भी म्यूजिशियन, तो आपका आंसर होता 3। और अगर इटालियन और बार इस तरीके से इसकी पोजीशन होती तो आपका आंसर होता 4, जिसको हम समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो आई होप कि अब आपको ये रिवाइज हो गया होगा कि किस तरीके से हमारा डिसाइड होता है मिडिल टर्म। Which of the following statements are so related that they cannot both be true although they both may be false? यहाँ पर आपसे कहा गया है दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते लेकिन दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं। अब आप इसको आइडेंटिफाई करके बताइए कि इन चारों में से वो कौन से दो हैं जो साथ में ट्रू नहीं हो सकते लेकिन साथ में फॉल्स हो सकते हैं। इसके लिए हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वाला अपना ड्रॉ कर लेंगे, AEI एंड O। बात क्या हो रही है? साथ में ट्रू नहीं हो सकते। हम अच्छे से जानते हैं कि A और E जो होते हैं आपस में कॉन्ट्रेरी, ये दोनों आपस में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते। A मतलब ऑल, E मतलब नो, यानी कि आंसर हो जाएगा A एंड B ओनली, क्योंकि ये दोनों आपस में कभी भी ट्रू नहीं हो सकते लेकिन साथ में फॉल्स हो सकते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। Which of the following is correct about this sentence some men are not married? अब इस सेंटेंस या जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है सम मैन आर नॉट मैरिड, कुछ पुरुष विवाहित नहीं है, इसमें आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से इस स्टेटमेंट से रिलेटेड कौन सा कथन सही होगा। द सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर नाइदर सब्जेक्ट नोर और प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपको इसको समझने के लिए रिकॉल करना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड में हमने क्या समझा था। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि सब्जेक्ट या प्रेडिकेट से पहले अगर नो, ऑल, नो या फिर नॉट आ रहा है तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। किसी भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट से पहले ऑल, नो या नोट का अगर प्रयोग हो रहा है
वो होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड, और अगर सम का प्रयोग हो रहा है तो वो होगा आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब आपको बताना है कि सम मैन आर नॉट मैरिड, इसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में से दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो देखो सब्जेक्ट है हमारा मैन, ये क्या है सब्जेक्ट, और मैरिड है हमारा प्रेडिकेट, और मैरिड से पहले हमारा आ रहा है नोट। मैरिड क्या है प्रेडिकेट, मैरिड से पहले आ रहा है नॉट, और जिससे सब्जेक्ट या प्रेडिकेट से पहले हमारा ऑल, नो या नॉट आता है वही होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर प्रेडिकेट से पहले आ रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड करेक्टली रिप्रेजेंट्स द फिगर एंड मूड ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर आपको मूड और फिगर दोनों का पता लगाना है कि मूड क्या होगा और फिगर क्या होगा। प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड उसके बेस पर ये कंक्लूजन, यानी कि ये आर्ग्यूमेंट आपको दिया गया है। नो म्यूजिशियंस आर इटालियंस, ऑल बार्बर्स आर म्यूजिशियन, नो बार्बर आर इटालियन। देखो ये है हमारा कंक्लूजन, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा प्रेडिकेट, और जो कंक्लूजन में एब्सेंट होता है वो होता है हमारा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होता है, जो दोनों प्रीमाइसेस में प्रेजेंट होता है और कंक्लूजन में होता है एब्सेंट, यानी म्यूजिशियन है हमारा, क्या है म्यूजिशियन, मिडिल टर्म। तो हमने जो माइनर टर्म है वो भी आइडेंटिफाई कर लिया, जो बार्बर है हमारा माइनर टर्म है, और जो इटालियन है वो है हमारा मेजर टर्म, जिसको हम प्रेडिकेट भी कहते हैं। माइनर, मेजर, मिडिल टर्म तीनों टर्म डिफाइन कर लिए, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है मूड एंड फिगर को डिफाइन करने के लिए, कि आपको ये देखना है कि जो मेजर टर्म है वो कौन सी प्रीमाइस में है। मेजर टर्म क्या है, इटालियन, ये कौन सी प्रीमाइस में है, प्रीमाइस 1 में। तो प्रीमाइस 1 आपकी हो जाएगी मेजर प्रीमाइस, और प्रीमाइस 2 आपकी हो जाएगी माइनर प्रीमाइस। ठीक है, और सबसे पहले हम लिखते हैं मेजर प्रीमाइस। मेजर प्रीमाइस में जो आपका नो है उसको हम क्या कहते हैं, नो का मतलब होता है ई, तो आप लिख दीजिए ई। उसके बाद लिखी जाती है हमारी माइनर प्रीमाइस, तो माइनर प्रीमाइस में क्या आ रहा है, ऑल, ऑल का क्या होता है ए। उसके बाद जो कंक्लूजन का मूड है वो लिखते हैं हम, कंक्लूजन में क्या आ रहा है, नो, तो हम दोबारा से लिख देते हैं ई। तो ये तो हो गया हमारा मूड, ई ए ई। 2 ऑप्शन में है, चारों ही ऑप्शन में है आपका ई ए ई। कंफ्यूज करने के लिए चारों ही ऑप्शंस में आपको दिया गया है। अब आपको बताना है कि इसका फिगर क्या होगा। फिगर के लिए हम वही वाला यूज़ करेंगे अपना जो कॉलर वाला था। देखो मिडिल टर्म की पोजीशन कैसे है, ऐसे, और हमने कॉलर वाले में कैसे देखा था कि जो ऐसे पोजीशन होगी वो होगा आपका फिगर 1। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ई ए ई एंड 1। ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोगों को भी अब अच्छे से निकालना आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको बहुत ही डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस बोथ कैन बी ट्रू साइमल्टेनियसली बट कैन नॉट बी फॉल्स साइमल्टेनियसली। देखो यहाँ पर ये कहा गया है निम्नलिखित में से किस में दोनों एक साथ सच हो सकते हैं या ट्रू हो सकते हैं, लेकिन एक साथ गलत नहीं हो सकते, मतलब साथ में ट्रू हो सकते हैं। तो देखो वही वाला हम बना लेंगे, ए ई आई एंड ओ। जल्दबाजी मत करना, इसको ड्रॉ कर लेना, उसके बाद याद करना। ये दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, साथ में फॉल्स हो सकते हैं। ये दोनों साथ में ट्रू हो सकते हैं लेकिन साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। यहाँ पर क्या है, बोथ कैन बी ट्रू, साथ में ट्रू हो सकते हैं, और वो क्या होता है हमारा आई एंड ओ। आई मतलब सम, ओ मतलब सम नॉट, और इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, सब कॉन्ट्रेरी। आंसर सही हो जाएगा सब कॉन्ट्रेरी, क्योंकि ए और ई होते हैं हमारे कॉन्ट्रेरी और आई और ओ होते हैं हमारे सब कॉन्ट्रेरी। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल दी स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जामिनेशन एंड फ्यू स्टूडेंट्स डिडंट क्लियर देयर एग्जामिनेशन। ये किसका एग्जाम्पल होगा। ऑल की बात हो रही है कि सभी छात्रों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद फ्यू को हम क्या कहते हैं, सम के साथ क्या लगा हुआ है, नॉट, यानी कि सारे छात्रों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ छात्रों ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की। ऑल वाला केस है, ऑल यानी कि ए, और दूसरा केस क्या है यहाँ पर, सम नॉट को हम क्या कहते हैं, ओ, यानी कि ए और ओ का केस है यहाँ पर। अब हम वही वाला ड्रॉ कर लेंगे, ए ई आई एंड ओ। ए और ओ की बात हो रही है यहाँ पर, और हमको अच्छे से पता है कि जो आपस में क्रॉस करते हैं वो होते हैं हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी। यहाँ पर ऑल की बात हो रही है और सम नॉट की बात हो रही है, यानी ए और ओ की बात हो रही है, और ए और ओ आपस में होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी।
इसलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण्स हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म। आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो 3 प्रमाण की बात की गई है, अर्थपति, अनुपलब्धि, शब्दा, इनमें से कौन सा प्रमाण है जो बुद्धिज्म के द्वारा एक्सेप्ट किया गया या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था कि BV का PA, ठीक है, ऐसा आपको मैंने याद कराया था कि BV का PA। B मतलब बुद्धिज्म, V मतलब वैशेषिका, P का मतलब क्या होता है प्रत्यक्ष, और A का क्या मतलब होता है अनुमान। यानी कि बुद्धिज्म ने जो एक्सेप्ट किए थे प्रमाण वो थे 2, पहला था प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा था अनुमान। यहाँ पर ना तो प्रत्यक्ष है ना ही अनुमान है, तो ये तीनों कट हो जाएंगे और आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। बिकॉज हमने इसको ट्रिक की हेल्प से याद किया था तो आप लोग इजीली आंसर पर पहुँच सकते थे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब हम सारे जो प्रमाण हैं एक्सेप्टेड प्रमाण उनको एक बार देख लेते हैं। इधर जो लिखा हुआ है वो लिखे हुए हैं आपके इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, और दूसरी साइड में आपका लिखा हुआ है उन प्रमाण के नाम जिनको इन इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी ने वैलिड प्रमाण माना। फर्स्ट इज चारवाका फिलॉसफी, जिसको आप CP से याद रख सकते हो कि चारवाका ने सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन को वैलिड माना था। सेकंड, जो न्याया इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी है उसने 4 प्रमाण को वैलिड प्रमाण माना। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखना। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, PAUS, पॉज से आप लोग याद रख सकते हो न्याया ने कितने प्रमाण को वैलिड प्रमाण माना। P मतलब परसेप्शन, A मतलब अनुमान, U मतलब उपमान, S मतलब शब्दा। तो पॉज से आप याद रख सकते हो कि न्याया ने 4 प्रमाण को वैलिड प्रमाण माना। उसके बाद आता है आपका बुद्धिज्म एंड वैशेषिका, जिसको हमने कैसे याद किया था, BV का PA, ठीक है। P मतलब परसेप्शन, A मतलब अनुमान, यानी बुद्धिज्म और वैशेषिका इन दोनों इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी ने परसेप्शन और अनुमान इन दोनों ही प्रमाण को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना था। उसके बाद आता है जैनिज्म, सांख्या एंड योगा। इसको हमने कैसे याद किया था कि जस्सी एक लड़की है। जैनिज्म, सांख्या, योगा, जस्सी एक लड़की है। तो जस्सी जो है वो पास हो गई। P मतलब परसेप्शन, A मतलब अनुमान और S मतलब शब्दा। तो जस्सी पास हो गई, ऐसा आपने याद किया था। जैनिज्म, सांख्या और योगा ने परसेप्शन, अनुमान एंड शब्दा इन 3 प्रमाण को वैलिड प्रमाण माना था। बाकी के जो आपके पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांता, ये बाकी के जो प्रमाण हैं इन्होंने ऑल के ऑल जो 6 प्रमाण हैं आपके उन सबको वैलिड प्रमाण माना। ओके, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफिकल स्कूल्स रिजेक्ट शब्दा, यानी कि वर्बल टेस्टिमनी एज अ रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज। अब आपको ये बताना है कि शब्द जो वर्बल टेस्टिमनी है इसको किस फिलॉसफी ने रिजेक्ट किया या जिसको वैलिड नहीं माना। न्याय फिलॉसफी ने शब्द को वैलिड नहीं माना, मीमांसा ने, चारवाका ने, या फिर योगा फिलॉसफी ने। तो अभी लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो चारवाका फिलॉसफी है वो सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन को वैलिड मानती है, ठीक है। तो न्याय, मीमांसा और योगा ये तीनों ही शब्द को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, लेकिन हमारी जो चारवाका फिलॉसफी है वो सिर्फ परसेप्शन को वैलिड मानती है, शब्दा को नहीं मानती। इसलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चारवाका फिलॉसफी। आज का लास्ट क्वेश्चन, देवदत्ता इज फैट एंड ही डजंट ईट ड्यूरिंग द डे। देवदत्त एक लड़का है, वो मोटा है और वो दिन में कुछ नहीं खाता। देयरफॉर देवदत्त इज ईटिंग ड्यूरिंग द नाइट। अब देवदत्त मोटा है और वो कहता है कि मैं दिन में कुछ नहीं खाता, इसीलिए वो रात में खाता होगा। द एबव एग्जाम्पल इन क्लासिकल इंडियन स्कूल्स ऑफ नॉलेज इन केस ऑफ, एक लड़का है देवदत्त, वो मोटा है और वो कहता है कि मैं दिन में कुछ नहीं खाता, इसलिए हम कंक्लूड करते हैं कि देवदत्त रात में भोजन करता होगा, ठीक है। अब इसको आप क्या कहोगे, कंपैरिजन करोगे कि आप कंपेयर कर रहे हो दो चीज़ों को, इम्प्लीकेशन कहोगे कि आप निहितार्थ निकाल रहे हो, परसेप्शन कहोगे या फिर वर्बल टेस्टिमनी। तो देखो, कंपैरिजन का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना, दो चीज़ों की आपस में तुलना करना। जैसे कह दिया जाता है झील सी आंखें, यानी कि आंखों को झील सी कहा गया है, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों की तुलना या कंपेयर नहीं किया जा रहा है, तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। परसेप्शन का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम डायरेक्टली देखते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, वो होता है हमारा परसेप्शन या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण, तो ये भी कट हो जाएगा। वर्बल टेस्टिमनी का मतलब होता है कि जो शब्द प्रमाण होता है, तो वो भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आप देवदत्त को देखकर, उसका मोटापे को देखकर, और आप ये अर्थ निकाल रहे हो कि अगर ये दिन में नहीं खाता तो ये ज़रूर रात में खाता होगा।
परसेप्शन तो आपका ये हुआ कि आपने उसको डायरेक्ट देखा कि वो मोटा है, तो यहाँ पर परसेप्शन नहीं है, बल्कि उसको देखकर आप ये अनुमान लगा रहे हो कि अगर ये दिन में नहीं खाता तो ये रात में खाता होगा। तो परसेप्शन प्रमाण के बेस पर आपने एक दूसरा प्रमाण निकाला। परसेप्शन को हम कहते हैं फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज और इम्प्लीकेशन को हम कहते हैं अनुमान या सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो आपने प्रत्यक्ष रूप से देखकर यह अनुमान लगाया कि वो ज़रूर रात में खाता होगा, यानी आपने निहितार्थ निकाला। अपने प्रत्यक्ष प्रमाण के बेस पर एक सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज निकाला, इम्प्लीकेशन, तो जिसके बेस पर आपने ये कंक्लूजन दिया कि वो ज़रूर रात में खाता होगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इम्प्लीकेशन, क्योंकि आपने सामने से देखकर उस बात का अर्थ निकाला। ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ प्रमाण में 6 प्रमाण की बात की जाती है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपति एंड अनुपलब्धि। जो 4 प्रमाण हैं आपके, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड शब्द, इनको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाता है। इसके अलावा अर्थपति और अनुपलब्धि जो होते हैं उनको इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाता है न्याय फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। ठीक है, न्याय फिलॉसफी की यहाँ पर बात हो रही है, ध्यान रखना। तो जो प्रत्यक्ष होता है उसका मतलब है कि जब आप सेंसेस के थ्रू किसी चीज़ को देखकर नॉलेज हासिल करते हो, वो होता है आपका प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसको हम फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं। सेकेंड इज अनुमान, जिसको हम कहते हैं इन्फ्रेंस, ये होता है हमारा सेकेंड सोर्स ऑफ नॉलेज। प्रत्यक्ष रूप से आपने किसी चीज़ को देखकर उसके बेस पर आप कोई अनुमान लगाते हो, अंदाज़ा लगाते हो, वो होता है आपका इन्फ्रेंस। उसके बाद आता है उपमान, जिसको हम कहते हैं कंपैरिजन, 2 चीज़ों की आपस में तुलना करना। जैसे कि तुम अपनी माँ की तरह दिखती हो, या तुम बिल्कुल, तुम्हारे बाल बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह हैं, यानी आप 2 चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे हो। उसके बाद आता है शब्द या वर्बल टेस्टिमनी, यानी कि जो शब्द प्रमाण होता है, जैसे कि पुराने जो लेख होते थे, जो प्राचीन काल की किताबें होती थी, रामायण, वेद, कुरान शरीफ, ये सारी चीज़ें शब्द प्रमाण। ठीक है, उसके बाद आता है अर्थपति, जिसको हम कहते हैं इम्प्लीकेशन। अर्थपति का मतलब है कि आपने प्रत्यक्ष रूप से कुछ देखकर और उसका आप अर्थ निकाल रहे हो, वो होता है आपका इम्प्लीकेशन। अनुपलब्धि का मतलब है कि अगर कोई चीज़ उपस्थित नहीं है तो उसके बेस पर भी हमें नॉलेज प्राप्त होती है। जैसे कि घर पर आप गए, आपको मम्मी की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, कोई चहल पहल ही नहीं हो रही, ठीक है, तो आप उनके अनुपलब्ध होने पर आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई कि मम्मी घर पर हैं ही नहीं। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। तो ये होते हैं आपके टाइप्स ऑफ प्रमाण। अब एक चीज़ और आपको याद रखनी है, क्योंकि 1-2 बार इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपका प्रमाता होता है उसको आप कहते हो नोअर, यानी जानने वाला। प्रमेय होता है ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, यानी कि जिसको जानना है। प्रमा होता है वैलिड नॉलेज, यानी कि जो कुछ भी जानना है। प्रमाण होता है मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी जिसके थ्रू जानना है। प्रमिति होता है नॉलेज अचीव्ड थ्रू प्रमाण। आप प्रमाण के थ्रू जो भी नॉलेज अचीव कर लेते हो, उस अचीव्ड नॉलेज को हम कहते हैं प्रमिति। ओके, तो ये था आज का क्लास। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को आज की क्लास थोड़ी सी भी पसंद आई, थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो आप लोगों के लिए, आपका अच्छे से रिवीजन हुआ हो, तो प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।